नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। शुरुआत दिल्ली से जुड़ी इस खबर से। दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की सचिव एलिस वाज ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को विज्ञापनों में पब्लिक फंड के बेजा इस्तेमाल के मामले में 10 दिन के अंदर 163 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। नोटिस में यह चेतावनी दी गई है कि अगर 10 दिन के अंदर रकम जमा नहीं की गई तो कानूनन कार्रवाई होगी। इस नोटिस से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक रस्साकशी एक बार फिर बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के माध्यम से पिछले 7 साल से अवैध नियंत्रण कर रखा है। बीजेपी थोड़ी रिकवर करा रही है। बीजेपी तो सिर्फ पक्ष ले रही है दिल्ली की जनता का कि हमारा खजाना लूटा गया है। 10 दिन के भीतर 164 करोड़ रुपए जमा करें, वरना पार्टी का दफ्तर सील हो जाएगा। दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय की तरफ से सीएम केजरीवाल के नाम जारी हुए इस रिकवरी नोटिस ने आम आदमी पार्टी को भड़का दिया। मीडिया में नामुदार हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी अफसरों के जरिए दिल्ली सरकार के मंत्रियों को निशाना बना रही है, मुख्यमंत्री को भी निशाना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक रूप से इन अफसरों के ऊपर अपना कब्जा करके जमा के बैठी है और वो इसका दुरुपयोग करके इन अफसरों का इस्तेमाल कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को टारगेट करने पे काम नहीं करने दे रही। अफसरों को जनता के काम अफसर करते हैं तो उनको रुकवा देती है और अफसरों का दुरुपयोग कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को टारगेट करें ये अफसर। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को 2015-16 के दौरान सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था। इसके 1 महीने के बाद ये नोटिस भेजा गया है, लेकिन इसमें रकम 164 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। इधर आम आदमी पार्टी ने भी केजरीवाल को नोटिस भेजने वाले अधिकारी को पत्र लिखकर पूछा है कि वो कौन कौन से विज्ञापन हैं जिन पर आपत्तियां हैं। विज्ञापनों में ऐसा क्या है जो गैर कानूनी है। तो अभी पार्टी के सचिव ने हमने इनसे सूचना मांगी है कि भाई ये कौन से ऐड हैं, ऐड भी तो देखिए कि उनमें क्या गैर कानूनी है, उसमें क्या ऐसी चीज हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विज्ञापन अभी आप पूरी दिल्ली में कहीं चले जाओ, सारी दिल्ली में लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के, वहां की सरकारों के अखबारों में रोज ऐड आ रहे हैं। हम भी तो देखें कि हमने उनसे कौन सा अलग ऐड दे दिया, उनसे कॉपी मांगी है। बीजेपी का इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के सरकारी खजाने को लूट रही है, जबकि सिसोदिया का कहना है कि बीजेपी अधिकारियों के जरिए दिल्ली सरकार पर असंवैधानिक नियंत्रण रखना चाहती है। सिसोदिया ने यह सवाल भी दागा है कि क्या जिन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में छपते हैं उनसे भी वसूली की जाएगी। पार्टी ने अपना चेहरा चमकाया, पार्टी के अकाउंट को सीज करिए, वहां से जो हिसाब बनता है ले लीजिए। और नहीं, अगर कुछ और लोगों का जिनका चेहरा इसमें चमका होगा राजनीतिक रूप से, तो वो लोग की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करेंगे। मैं पिछले 7 साल तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं आप पिछले 1 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं दिल्ली के अखबार। मध्य प्रदेश से लेके उत्तराखंड से लेके हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हर जगह के कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में खूब ऐड मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में ऐड मिलेंगे। अगर गलत है तो वो वहां के मुख्यमंत्रियों से वसूलेगी भारतीय जनता पार्टी वो पैसा। सूत्रों के मुताबिक अगर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तय समय तक रकम का भुगतान नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी की संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी और एलजी की साठगांठ से रची गई साजिश बता रही है। मनीष सिसोदिया जी बता दें कि किस स्टेट के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के प्रचार के लिए एडवर्टाइजमेंट दिए, पक्का हो जाएगा। ये तो रूल है। ये बीजेपी थोड़ी रिकवर करा रही है। बीजेपी तो सिर्फ पक्ष ले रही है दिल्ली की जनता का कि हमारा खजाना लूटा गया है, और अपनी योजना का प्रचार करना वो आपके अधिकार में है।
लेकिन राजनीतिक दल का प्रचार खजाने के पैसे से आप नहीं कर सकते। अगर आपने किया, चालाकी की, तो रिकवर होगा। सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वाज जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दे रही है कि 10 दिन के अंदर अंदर 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बात एलिस वाज जी की नहीं है, यह किसी आईएएस अधिकारी की नहीं है, यह इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अफसरों का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। उस जनता की, उस दिल्ली के लोगों की जो टैक्स पेयर हैं, उन टैक्स पेयर के अपनी कमाई को आपने डीआईपी के माध्यम से अपने निजी, जिसे कहते हैं कि अपने निजी जनसंपर्क को दिखाने के लिए अपने निजी भव्य होर्डिंग लगवाना, पोस्टर लगाना, उन सब खर्चों में इस तरह से उन्होंने किया कि जो कभी भी मान्य नहीं हो सकता। विज्ञापन को लेकर जारी सियासी बवाल के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना पर आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों की विदेश में ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को हम विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजते रहे हैं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति में इसका बड़ा योगदान रहा है। इन्हें विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जाने से रोकना ठीक नहीं है। आपने मुझे विदेश जाने से रोका, कोई बात नहीं, पर शिक्षकों को तो फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दीजिए, उन्हें तो मत रोकिए। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, एलजी साहब ने दिल्ली के सरकारी स्कूल शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने 30 शिक्षकों की ट्रेनिंग का प्रस्ताव मंजूर करके एलजी साहब के पास भेजा था। उनका कहना है कि देश में ही ट्रेनिंग करा लो। उपराज्यपाल पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इन आरोपों के बाद बीजेपी भी जवाब के साथ हाजिर हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकारी खजाने के लूट का जवाब देने की बजाय लोगों का ध्यान भटका रही है। बीजेपी तो सिर्फ दिल्ली की जनता की पैरोकारी कर रही है। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है जो विपक्ष में है। सत्ता में दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और उसने 8 साल में लगभग 4800 करोड़ रुपया खर्चा किया। तो हम 4800 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, अनैतिक रूप से वो भी किया। लेकिन भाई ठीक है, आप योजनाओं का प्रचार कर रहे हो, कोई मुख्यमंत्री योजना का प्रचार करे तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम नैतिक रूप से कह सकते हैं, अरे यार थोड़ा ज्यादा खर्चा कर रहे हो तुम, ठीक है, वो आपका निर्णय है। सर्विस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा जमा के बैठी हुई है, संवैधानिक रूप से गलत तरीके से उस पर कब्जा करके बैठी हुई है, ताकि वो अफसरों का दुरुपयोग कर सके और मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दे दे के अफसरों से दिला के परेशान कर सके, टारगेट कर सके और काम ना करने दे। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि अब फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी के बीच की तकरार बढ़ने लगी है। चाहे विज्ञापन के पैसे की रिकवरी हो या फिर शिक्षकों की ट्रेनिंग पर रोक का मुद्दा, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद के नए नए अध्याय खुलते जा रहे हैं। पल्लवी झा के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 24। पहले राम और अब रामचरितमानस पर संग्राम। बिहार सरकार के मंत्री के विवादित बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है, लेकिन बीजेपी चंद्रशेखर पर हमलावर है और वो उनकी बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी हुई है। इधर अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बिहार के शिक्षा मंत्री की जीप काटने पर 10 करोड़ इनाम की बात कह दी है, लेकिन चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि जीप कटे तो कटे, लेकिन मैं अपने बयान पर कायम हूँ। पूज्य विप्रशील गुण होना, पूज्य न शूद्र गुण ज्ञान पर भी ना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। रामचरितमानस के बारे में जिस मंत्री ने इस बात को कहा है वो अभिज्ञ है, अज्ञानी मंत्री है। ये बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाती है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस बयान को बीजेपी ने महागठबंधन सरकार पर हमले का हथियार थमा दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने मंत्री के बयान पर मौन धारण कर लिया, लेकिन बीजेपी इसे हिंदू आस्था का अपमान बताकर चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग करने लगी। मानस को लेकर के उन्होंने कहा कि ये विवादित ग्रंथ है,
हमको नहीं पता, चलिए अब हो गया, हमको नहीं मालूम। चंद्रशेखर यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, ये मानसिक स्थिति इनकी खराब हो गई। रामचरितमानस के ऊपर इस तरह का बयान देना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जरूरत पड़े तो नीतीश कुमार जी से डिमांड करता हूं कि बगल में कोइलवर में एक नया मानसिक रोग का इलाज के लिए जरूरत पड़ता है तो वहां ले जाने की चर्चा बनाई गई है बिल्डिंग, तो अब वहां पर इनको इलाज की जरूरत है। रामचरितमानस के बारे में जिस मंत्री ने इस बात को कहा है वो अभिज्ञ है, अज्ञानी मंत्री है, उनको ज्ञान सीखने की आवश्यकता है। नहीं तो वो लगातार अपने बयान पे अडिग है बाबा, आप बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा पर ये जो चोट उन्होंने पहुंचाया है, ये सनातन धर्मावलंबी कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। कुछ पता है कि रामायण की कहानी देश को जोड़ती है? प्रभु राम ने शबरी के जूठे बेर खाने में कोई हिचक पैदा की? निषाद राजा का सम्मान किया? आज राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है भव्य, तो वहाँ निषाद राजा का भी मंदिर बन रहा है और वहाँ पर मंदिर बन रहा है शबरी माता जी का। हिंदू आस्था के अपमान से आहत अयोध्या के साधु संतों ने भी चंद्रशेखर को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग बुलंद कर दी। बयान से भड़के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने चंद्रशेखर की जीप काटकर लाने वाले को 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। ये शिक्षा मंत्री पद पर रह करके जिस प्रकार की भाषा बोलो, मूर्ख है। उसको ज्ञान ही नहीं है कि रामचरितमानस क्या है, भगवान राम क्या है। वह नफरत फैलाने वाले नहीं है। इससे हम सभी सनातनियों का मन अत्यंत क्षुब्ध है और मैं कहना चाहूँगा कि उनका ये बयान, ये प्रलाप जो है अत्यंत अनर्गल है और गलत है, क्योंकि रामचरितमानस जो है तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं, अपितु रामचरितमानस जो है जोड़ने वाला ग्रंथ है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, इससे पूरा देश आहत है। यह सभी सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है, और इस बयान के लिए मैं विधिक कार्रवाई के लिए मांग करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं उनको पदच्युत करें, बहिष्कृत करें शिक्षा, और उनके ऊपर जो है कानूनी कार्यवाही करें। वो एक बहुसंख्यक समाज के धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और सर्व हिंदू समाज के धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान का शोर पटना से अयोध्या होते हुए दिल्ली तक पहुंचा। धर्म और राजनीति के साथ साहित्य जगत से भी विरोध के स्वर फूटने लगे। जेडीयू ने भी शिक्षा मंत्री के बयान पर ऐतराज जताया और आरजेडी को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत देने लगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं, वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? शिक्षा मंत्री ये तमाम ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेता जो बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं, वो हमारे इतिहास को, हमारे ग्रंथों को, हमारे ऐसी चीज़ों को जिनमें लोगों की आस्था होती है, उस पर सवाल उठाकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक ऐसे माहौल की स्थापना की है जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं, हर किसी को अपना काम करने की छूट है। ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। महागठबंधन सरकार जब सवालों के शूल से घिरी तो शिक्षा मंत्री फिर मीडिया के सामने हाजिर हुए, लेकिन बयान
वापस लेने की बजाय वो खुद को ही सही ठहराने लगे। अतीत के और अगली खबर पंजाब से भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी। लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया। राहुल ने दावा किया कि अगर सरकार ने छोटे उद्योगों की मदद की होती तो लुधियाना न सिर्फ बड़े पैमाने पर रोजगार दे रहा होता बल्कि उत्पादन में चीन को भी टक्कर दे सकता था। गुरु नानक जी ने सिर्फ देश को नहीं पूरी दुनिया को दिखाया है। इस देश में, इस प्रदेश में हिंसा, नफरत, डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, इज्जत का देश है। गुरु नानक का जिक्र, प्यार मोहब्बत की संस्कृति की फिक्र, पंजाब वासियों को लोहड़ी की बधाइयां देकर राहुल गांधी बीजेपी और केंद्र सरकार की नीतियों पर हमलावर हो उठे। बुधवार को बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाने वाले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी और जीएसटी ने लुधियाना के उद्योग धंधे को तबाह कर दिया। लुधियाना का जरूर भविष्य है, मगर लुधियाना को चोट कैसे लगी, किसने लगाई? प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और दिल्ली की सरकार सारा का सारा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है। जो सपोर्ट स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मिलनी चाहिए, जो मदद आपको मिलनी चाहिए, जो बैंक का सहारा आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है और उल्टा आपके ऊपर आक्रमण किया जाता है। नोटबंदी और गलत जीएसटी पॉलिसियां नहीं है। नोटबंदी और गलत जीएसटी छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म करने के हथियार हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर थे। कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। इस दौरान एक अलग तस्वीर देखने को मिली। पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। एक लड़का अचानक पीएम मोदी के करीब पहुंचा और फिर उन्हें माला पहनाने लगा। हालांकि स्थानीय पुलिस पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध से इनकार कर रही है।